हेलो डियर, क्या हाल है आपका। आपका मेंसुरेशन 2D की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, 30+ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना पेन, नोटबुक और पानी वानी लेकर आराम से बढ़िया पोस्चर में बैठ कर पढ़ा करो। तो बढ़िया पोस्चर में बैठ जाओ, मुंह वगैरह धो लो, अगर थोड़ा सा बोरियत सी फील हो रही है तो। ठीक है, फ्रेश मूड करके इस लेक्चर को स्टार्ट करो। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर अपना जो सर्कल्स है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं ये देखूंगा एक और वीडियो अगर मिसलेनियस क्वेश्चंस की बनानी ज़रूरी होगी तो वो बना दूंगा, फिर मेंसुरेशन 2D विल बी ओवर। ठीक है, चलिए जी। 3 equal circles are placed inside an equilateral triangle such that any circle is tangential to 2 sides of the equilateral triangle and to 2 other circles। ये बोल रहा है कि 3 सर्कल्स को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऐसे रखा गया है कि हर एक सर्कल ट्रायंगल की 2 साइडों से टेंजेंशियल है, उनको टच कर रहा है और बाकी के 2 सर्कल को भी टच कर रहा है। तो क्या तरीका होएगा ऐसे रखने का, ये जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे 3 सर्कल्स को रखा गया है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले करवाया कि अगर 3 सर्कल्स को ऐसे किसी धागे से बांध दें तो चाहे 3 सर्कल बांध दें, लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन यही किए थे, चाहे 3 सर्कल को धागे से बांध दे हैं या 6 सर्कल को धागे से बांध दे या 4 3 2 1 10 सर्कल को धागे से बांध दे, फर्क ही नहीं पड़ता, सेम कंसेप्ट लागू हो रहा है। ऐसे ही चाहे 3 सर्कल को इक्विलेटरल ट्रायंगल में रख दो, 6 सर्कल को इक्विलेटरल ट्रायंगल में रख दो, 10 सर्कल को इक्विलेटरल ट्रायंगल में रख दो। 3 के बाद मैं 6 क्यों बोल रहा हूँ, वो ऐसे करता है, 3 सर्कल ऐसे रखे, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 1, तो 3 इधर 3 इधर 3 इधर, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। या फिर 4 सर्कल रख देगा नीचे ऐसे 4 3 2 1, या 5 सर्कल रख देगा 5 4 3 2 1, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे। तो इन सब के ऊपर सेम ही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं, बिल्कुल डिट्टो कंसेप्ट लगेगा। और एक और बात, यहाँ पर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सर्कल है, सारे सर्कल समान है, तो ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, एक सिमेट्रिकल फिगर है, उस चीज का हम यूज करेंगे। ठीक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ वन सर्कल टू दैट ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी एक सर्कल का एरिया का रेशियो और ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। देखो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर होगा बिकॉज ये टेंजेंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर होगा बिकॉज ये टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ से अब ये वाला एंगल क्या होएगा, ये एंगल 60 डिग्री का है। तो मैंने आपको एक बात बताई है कि किसी भी सर्कल में अगर हम 2 टेंजेंट ऐसे खींच दें तो हम बार बार प्रूव नहीं करेंगे कि ये जो सिचुएशन है ये सिमेट्रिकल होती है। ऊपर वाली जो ट्रायंगल है और नीचे वाली जो ट्रायंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होती है। बताइए, एक सर्कल के अंदर अगर हम ऐसे टेंजेंट खींचते हैं प्लेन ज्योमेट्री में, बताइए एग्जैक्टली वही मामला है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से लाइन खींचोगे तो ये एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी है लाइन, सिमेट्रिकल है भैया ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल है। ठीक है, तो 30 90 ये क्या हो गया 60। मुझे बताना है सर्कल के एरिया का रेशियो ट्रायंगल के एरिया के रेशियो से। तो सर्कल का रेडियस मान लेता हूँ, सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया 1, तो 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 हो जाएगी, 30 60 90 वाली ट्रायंगल। ओके, अब ये √3 हो गया। अब इस सर्कल के अंदर अगर आप ये काम करोगे एग्जैक्टली सेम आएगा, इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, ये भी √3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया 1 बिकॉज रेडियस 1 है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2, ये इतना, ये हो गया √3। तो आपको सर्कल का रेडियस मिल गया, आपको ट्रायंगल की साइड मिल गई 2 + 2 √3, 2 + 2 √3। तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो √3 + 1। ठीक है, एग्जैक्टली सेम कहानी चलेगी अगर आप एक ट्रायंगल के अंदर कितने भी सर्कल रख दो। तो क्या सर इसको रटने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। कहाँ रटना पड़ रहा है, मैंने आपके सामने निकाला है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, देख लेना फास्ट ही निकलाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल, तो पाई ले रखा है इन्होंने, ले रखा है, तो सर्कल का एरिया में लिखूंगा पाई × 1 का स्क्वायर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और √3 + 1 का स्क्वायर।
देखते हैं, मतलब ऑप्शन में जिस हिसाब से दे रखा होगा वैसे ही करेंगे भाई। 4 से 4 गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 1 4 प्लस 2 √3 है ये, ठीक है। इन्होंने शायद √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है, 4√3 6 प्लस 4 √3 पाई बटे में 6 प्लस 4 √3, ये रहा। इन्होंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब ये बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 6 सर्कल इन्होंने डाल दिए, तो डरने की बात है क्या? बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। देखो यहां से मैंने इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ये 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, तो ये एंगल कितना होएगा? आप बोलोगे सर ये वाला एंगल 30 डिग्री होएगा, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है वो देखते हैं पहले। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है, तो सर्कल के बारे में बताया होएगा, इसका रेडियस 1 है, तो 30 डिग्री के सामने 1 है, तो 60 डिग्री के सामने √3, तो ये फिर से 1, ये 1, ये 1, ये 1, और इसके बाद क्या होएगा? अगर ये √3 तो ये भी √3, तो 1 2 3 4, बीच में 4 रेडियस आए हुए हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 4 + 2 √3। तो इसमें क्या हमें रटना पड़ा? रटने को हम रट सकते हैं, बट क्यों रटे इसको, ठीक है, ये समझ लो। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि भैया सर्कल को एंगल के अंदर फंसाया गया है, अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो हम बार बार इस सिचुएशन को यूज करेंगे, ठीक है। क्या अब तक कहाँ पर ये सिचुएशन आ जाए, रटेंगे तो वो सिर्फ इसके ऊपर एप्लीकेबल होएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई, इसको 3 गुना कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा 12 + 6 √3। इन्होंने क्या किया? 12 + 6 √3, इन्होंने 6 कॉमन ले लिया उसमें से, ठीक, क्लियर। ये बताओ, इन्होंने एक बड़े सर्कल के अंदर 3 इक्वल सर्कल्स को डाल दिया। 3 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर आर सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए लार्जर सर्कल। तो सिचुएशन सिमेट्रिकल होएगी कि नहीं? सर्कल बड़े छोटे नहीं है, हाँ जी सर बड़े छोटे नहीं है, तीनों बराबर हैं, फिर उसके बाद तीनों को ऐसे रख के एक सर्कल के अंदर डाल दिया, तो सिमेट्रिकल होएगी। तो इनके सेंटर्स को मिलाते हैं। अगर आप इनके सेंटर्स को मिलाओगे, इसका इसने रेडियस बता रखा है, रेडियस 1, तो ये भी 1, ये भी 1 1 1 1, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई जिसकी हर एक साइड 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताइए, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक, क्लियर है। देखो, तो भाई सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का अगर हमें सर्कमफ्रेंस चाहिए, एरिया चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसका रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसका रेडियस निकालेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए उसका सेंटर कहाँ है। तो मेरे बताने से पहले आप सोचो कहाँ हो सकता है सेंटर, कहाँ होगा सेंटर? ये एक सिमेट्रिकल सिचुएशन है, तो यहाँ पर होगा सेंटर, ओके। और ये जो सेंटर होगा, ये पूरी फिगर का सेंटर है, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका भी सेंटर है, तो ये कहाँ पर होएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खासियत है कि तीनों तरफ से सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है एक, वही सेंट्रोइड होता है, वही इन सेंटर होता है, वही सर्कम सेंटर होता है, वही सब कुछ होता है, यही जो पॉइंट है, ठीक है। तो उसी पॉइंट के ऊपर सेंटर होगा, सिमेट्रिकल है ना सारी चीज़ें, ठीक है। ये यहाँ से भी उतना ही दूर है, यहाँ से भी उतना ही दूर है, यहाँ से भी उतना ही दूर है, तो ये वही पॉइंट है, क्लियर है मेरे भाई, ये सेंटर है। तो अब आप कैसे निकालोगे बड़े वाले का रेडियस? ध्यान दो, मैं डायरेक्टली नहीं बताना चाहता, कैसे निकालोगे? तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालना है, तो इस सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो 1 है, इसका रेडियस है। ये कैसे निकालूं? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है उसको 2:1 रेशियो में बांटना है, खत्म बात, बिकॉज ये सेंट्रोइड भी है, ठीक है।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, √3/2 इंटू साइड, साइड है 2 और उसका 2/3 हिस्सा, उसका 2/3 हिस्सा, ये जो भी आएगा इसके अंदर 1 जोड़ना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई? करते हैं मामले को सेट। ये लो, तो वहां पर नीचे रूट है, ये लो 2/√3 + 1, तो 2 + √3/√3, ये आ गया है जी अपना बड़े वाले सर्कल का रेडियस। हमें चाहिए सरकमफ्रेंस, तो पाई को इन्होंने खोल दिया है क्या, नहीं खोला है, तो 2πr। देखते हैं इक्वेशन में क्या होता है। एक ही चीज़ को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम देखते हैं भैया कैसे रिप्रेजेंट किया है। 2/√3, 2 + √3π, ऑप्शन सी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे आप, ये लो, भले ही उसने ज़्यादा सर्कल दे दिए हो, फर्क ही नहीं पड़ता, इन चीज़ों से डरना नहीं है, ठीक है, इवन के बंदे हो तुम। तो ये सारे बराबर सर्कल हैं, इनको वो धागे से बांधे, इनको ट्रायंगल में डाल दे, इनको सर्कल में डाल दे, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिमेट्रिकल सिचुएशन है बिल्कुल। तो सबसे बड़े वाले सर्कल का सेंटर या इस पूरी फिगर का सेंटर यहाँ पर होगा, ठीक है। उसने क्या बोला है, 6 circles each of unit radius are being circumscribed by another larger circle. All the smaller circles touch each other as shown in the figure. Okay, what is the circumference of the larger circle? Larger circle का circumference क्या है अभी बता देते हैं। एग्जामिनर भी क्या याद रखेगा बोलो, इन सबको मिला देते हैं भाई। तो ये 1 है, ये इसके सेंटर से पास होगी, 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है, तो कितनी हो गई, एक साइड हो गई मेरे भाई 4, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ओके जी, अब हमें बड़े वाले सर्कल का रेडियस चाहिए। तो अब आपको पता है कि ये जो है ये हाइट का 2/3 है, 2:1 रेशियो में होता है, ये 2/3 हाइट का, प्लस में हमने एक 1 करना है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होगी √3/2 इंटू साइड का 2/3 + 1। क्या हमने इन चीज़ों को रट रखा है, नहीं भैया रट नहीं रखा, ऑन द स्पॉट निकाल रहे हैं ना, ठीक है, और जल्दी भी निकल रही है, ठीक है। अब कर दें इसको फिर, तो 4 + √3 डिवाइडेड बाई √3, सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2, पाई को उसने लिख रखा है r। ये वाला ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, Three equal circles, each of diameter d, are drawn on a plane in such a way that each circle touches the other 2 circles. ठीक है, 3 सर्कल ऐसे बनाए गए हैं। बिग सर्कल is drawn in such a manner that it touches each of the smaller circles internally. The area of the big circle is, तो अब की बार बिग सर्कल का एरिया पूछ लिया बस। तो ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, अपने एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, बिल्कुल रिलेवेंट है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, तो अब की बार ये आपने पक्का करना है। 3 बराबर ये व्रत तो वो होता है जो हम फास्ट रखते हैं, वृत्त होता है ये, ठीक है। देखते हैं भाई, वीडियो को चाहे पॉज किए बिना निकालो या फिर चलो पॉज करके ही निकाल लो यार, बिना पॉज किए बिना आपका ध्यान वहाँ पर रहेगा, नॉट ए गुड प्रैक्टिस। ये मैंने तो ज़्यादा ही गंदा सर्कल बना दिया यार को। बन गया, ठीक है। हर एक सर्कल का डायमीटर d है, तो अगर हर एक सर्कल का डायमीटर d है, ये रेडियस है, ये दूसरे का रेडियस है, तो ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी, ये पूरी साइड डायमीटर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने तो बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है, तो उसका रेडियस चाहिए, तो उसका रेडियस क्या होएगा, उसका रेडियस होएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2/3 होएगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का, प्लस में d/2, इसका रेडियस d/2, डायमीटर d है तो इस सर्कल का, ठीक है। तो इसकी हाइट निकालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी √3/4
इंटू ए यानी कि साइड दैट इज डी, इसका 2/3 हमें चाहिए, ये वाला हिस्सा प्लस में d/2 कर रहे हैं। बस ये है भाई, इसको देखते हैं अब। 2 दूनी 4, √3 से √3 पर जाएगा, डी अपना आ जाएगा जी कॉमन। उसके बाद इसका उत्तर किस टाइप का है, इस टाइप से है, देखते हैं। डी अगर अपना कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 1/2, √3 हो जाएगा 1/2। तो मैं 2 को भी कॉमन ले लूँ, तो 1/√3 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस √3/√3। गलत तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए कैलकुलेशन में। ठीक है, तो अब हमने निकालना है जी एरिया। तो एरिया क्या होगा, πr²। पाई को उन्होंने एज इट इज रखा है, तो πr² यानी कि d²/4 इंटू इसका स्क्वायर एज इट इज उन्होंने लिख रखा है, खुशखबरी है, नहीं तो दिमाग खराब करते हमारा। देखें, πd² बटे में 12 √3, πd² बटे में 12, वो √3 + 2 का स्क्वायर, √3 + 1 है। अच्छा देखें, ये d/2 ही जोड़ना था, d/2 ही जोड़ना था, ये है ना, ये √3/2, ओ हो, √3/2 होना था भाई। अगर नीचे 2 होएगा तो ये तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, तो नीचे से एक 2 मेरे को कम करना पड़ेगा यहाँ से। चलो एक बार दोबारा कर लेते हैं, कोई नहीं। देखो हो गई ना गड़बड़, √3/2 का 2/3, 2 से 2 गया, इससे √3, तो d अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 + √3/2 √3। ठीक है, तो πr², तो √3 + 2 का स्क्वायर वहाँ ऑप्शन में लिखा ही हुआ है, इसका स्क्वायर 12, और यहाँ पर एक d² भी है, तो πd² बटे 12, ये वाला, यही वाला है ऑप्शन डी, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर है। तो कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि लंबा चौड़ा काम है, समझ में ना आए, कोई डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल ईजी है। आपको कुछ याद करना पड़ रहा है, क्या याद करना पड़ रहा है, कुछ नहीं याद करना पड़ रहा, इतना तो पता होना चाहिए कि भैया सिमेट्रिकल फिगर है, 3 सिमेट्रिकल फिगर को ऐसे बढ़िया तरीके से बैलेंस करके ही रखा गया है, तो बस उसी समझ के बेस पे कर रहे हैं। नेक्स्ट ये देखो, अब जैसे ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन है, उनके लिए फॉर्मूले आप लोगों को दे दिए जाते हैं इंटरनेट पर, हैं अलग अलग नाम इनके दे दिए जाते हैं, फलाना सर्कल, धमकाना सर्कल, इसके लिए भी फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो, इन द गिवन फिगर 4 आइडेंटिकल सर्कल्स आर सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए बिगर सर्कल। 4 सर्कल थे, उनको एक बड़े सर्कल ने घेर लिया, ठीक है, और बीच में जो जगह बनी वहां पर भी सर्कल बना दिया। ए स्मॉल सर्कल इज ऑल्सो ड्रॉन इन द एरिया बाउंडेड बाई द 4 सर्कल्स। जिस एरिया को चारों सर्कल ने घेर रखा वहां पर भी एक सर्कल बना दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ बिगेस्ट सर्कल एंड द स्मॉलेस्ट सर्कल। सबसे बड़े सर्कल और सबसे छोटे सर्कल के एरिया का रेशियो बताओ। तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा, उसका स्क्वायर एरिया का रेशियो होएगा, तो रेडियस का रेशियो निकालते हैं। इसने कुछ बता रखा है, ये बता रखा, तो हम अपनी मनमर्जी से रेडियस मानेंगे। फिर इनके सेंटर्स को मिला रहा हूं मैं, तो मैंने इसका रेडियस मान लिया है जी 1, ठीक है, तो मैं बड़े वाले का निकालूंगा, छोटे वाले का निकालूंगा रेडियस, ठीक है, 1 1, तो स्क्वायर की साइड हो गई है 2, ओके। तो अब बीच वाले का अगर हमने रेडियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो इस डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, सिमेट्रिकल फिगर है, इसके सेंटर से जाएगा, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक क्या है 1, यहां से लेकर यहां तक क्या है 1, मुझे ये वाला और ये वाला एरिया नहीं चाहिए, मुझे इसके अलावा चाहिए। अच्छा, लेकिन ये पूरा कितना है, ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक ये स्क्वायर का डायगोनल है, तो ये पूरा है 2√2। अंदर वाले सर्कल का रेडियस निकाल रहा हूं, ये पूरा है 2√2, स्क्वायर की साइड है 2, ये पूरा डायगोनल है 2√2। इस पूरे डायगोनल में से मुझे 1 + 1 2, ये 2 घटाना है, मुझे मिल जाएगा बीच वाले का डायमीटर, उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो कितना मुश्किल है इसका रेडियस निकालना बताओ, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने बड़े वाले का रेडियस निकालना है, तो बड़े वाले का रेडियस क्या होएगा मेरे भाई, बड़े वाले का रेडियस होएगा यहां से लेकर यहां तक, या फिर यहां से लेकर यहां तक, ऐसे कर लेते हैं। देखो, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये है डायगोनल का हाफ,
पूरे डायगोनल का आधा है। पूरा डायगोनल ये 2 है तो पूरा डायगोनल 2√2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 1, तो बड़े वाला रेडियस क्या हो गया, बड़े वाला रेडियस हो गया √2 + 1। खत्म बात। हमने इनके रेडियस का रेशियो निकाल लेते हैं। रेडियस का जो भी रेशियो है एरिया का रेशियो उससे स्क्वायर होएगा। इसका उसने पहले बोला है रेशियो ऑफ एरिया, जो बिगेस्ट बड़े वाले का पहले बोला है, तो एरिया का रेशियो होएगा ये। अब आपको एक बात पता है कि √2 - 1 उसने अब क्या कर रखा है, उसने ऊपर ही भेज रखा है। जनरली ऊपर ही भेजते हैं, नीचे भी भेज सकता है। √2 - 1 को ऊपर भेजेंगे तो बीच का साइन पलट जाएगा। हाँ जी सर, पलट जाएगा। 2 हैं तो मैंने दोनों को ऊपर भेज दिया, यूं का यूं स्क्वायर चला जाएगा, और नीचे क्या छोड़कर जाती हैं ये चीज़ें, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो खत्म ही हो जाएगा, 1 ही रहेगा नीचे, तो √2 + 1 की पावर 4। अब ये ना हो कि आपको रेशनलाइजेशन करना नहीं आता, जो सिंप्लीफिकेशन में बताया था, फिर तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ उनको करते चलो, है ना। ठीक है जी, नेक्स्ट ये बताओ। In the given figure, PQRS is a rectangle and a semicircle with SR diameter. SR diameter है, यहाँ पर सेंटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इसका रेडियस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इसका रेडियस है। तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो डबल है उसकी ब्रेड्थ है, ये हमें पता चल रहा है। QR = 7, तो QR जो है दैट इज 7। अगर QR 7 है तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, सारे रेडियस हैं। देन सीजीएल का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल। इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा जिसको यहाँ पर फंसा रखा है, बताओ, सोचो कैसे निकलेगा। सोचो, एक हिसाब से आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, मैं हिंट दे देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, अगर मैं इसको बोलूं A और इसको बोलूं B, एक्चुअल में यहां से ये ऐसे खींचा गया है एक क्वाड्रेंट, A को सेंटर मानकर, और यहां पर सर्कल फंसाया गया है। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, अब वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब भी ऐसे 2 सर्कल फंसा दिए जाएं, यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर ये हुआ है, ये कोने के अंदर 2 सर्कल फंसा दिए गए, ठीक है। तो इस सिचुएशन से डरना नहीं है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको लगता है याद रखने की जरूरत है, सिर्फ आपको एक सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए, जब भी 90 डिग्री वाले कोने में सर्कल को फंसाओगे तो वो एक स्क्वायर बनाता है, ऐसे एक स्क्वायर बनता है, उसके रेडियस को ऐसे मिलाएं तो, और स्क्वायर की साइड होती है R, बस इस रिलेशन से। तो यहां पर कितने सर्कल फंसे हुए हैं, 2। एक तो भैया ये बड़े वाला कोने में ही फंसा है ये तो, और एक इसके नीचे छोटे वाला कोने में फंसा है, तो दोनों के डायगोनल्स इस चीज को यूज करेंगे, स्क्वायर के डायगोनल को। देखो कुछ रटेंगे ही नहीं हम। देखो, तो यहां से लेकर यहां तक पूरी AQ की लंबाई क्या है, A से लेकर Q तक, तो ये हो जाएगा जी, अगर ये लंबाई 7 है, ये 7 है, तो डायगोनल की लंबाई हो जाएगी 7√2, ठीक है। और अगर मैं यहां पर फिर से स्क्वायर बना दूं ऐसे, और इस अंदर वाले सर्कल का जिसका रेडियस मुझे निकालना है, इसको मैं R मान लूँ, इसको मैं R मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2R। हो जाएगा कि नहीं है, हो जाएगा ये, बिकॉज कोने में स्क्वायर बनता है और स्क्वायर की साइड होती है रेडियस के बराबर, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा R, और यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7, क्योंकि इस वाले सर्कल का रेडियस है। तो बस आपने यही करना है कि 7 + R + √2R, इस पूरी की लंबाई आपने क्या निकाली थी, इस पूरी की लंबाई निकाली थी 7√2। तो मैंने क्या काम किया, ध्यान से सुनो। अब मैंने जो बड़े वाला सर्कल था उसमें भी मैंने ये देख लिया कि भैया जो बड़े वाला सर्कल है वो भी एक स्क्वायर बनाता है कोने में, उसकी इसकी लंबाई को यूज किया, और छोटे वाला सर्कल है वो भी स्क्वायर बनाता है, तो इस लंबाई के लिए उसके स्क्वायर को भी यूज किया, बस और कुछ नहीं किया मैंने। बहुत शरीफ आदमी हूं मैं, ठीक, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई।
तो इसको मैं उधर भेजूंगा, यहाँ दोनों से मैं r कॉमन लूँगा, तो r इज इक्वल टू रूट, यहाँ पर फॉर्मूलों को याद मत करना भैया, ठीक है, बिना वजह पछताओगे, फालतू का बड़न दिमाग में नहीं लेना। तो 7 उधर जाएगा, √2 - 1, तो r विल बी इक्वल टू 7 √2 - 1 बटे में √2 + 1। क्या पूछा है? तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो √2 - 1 होएगा, और नीचे क्या छोड़कर जाएगा? कुछ भी छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो ये हो जाएगा, तो 7 × 3 - 2 √2, तो 7 21 - 14 √2। अब ऑप्शन सी दे रखा है कि ये दोनों हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। एग्जामिनर ने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सोल्व किया होगा तो उसके दो उत्तर आ गए होंगे, इसलिए उसने ऐसे दे दिया होगा। अब ये दोनों कैसे होंगे? इस छोटे वाले का रेडियस पूछा है ना? हाँ जी सर, इस छोटे वाले का पूछा है। भाई इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस तो 7 है, इस छोटे वाले का रेडियस 21 प्लस समथिंग कैसे हो सकता है 21 से बड़ा? मतलब इस बेचारे का रेडियस तो 7 है, इसका रेडियस 21 से बड़ा कैसे हो सकता, बताओ? नहीं हो सकता। ऑप्शन बी होएगा। ये बताओ, यहां पर भी सर्कल को कोने में फंसा दिया। ABCD is a square in which a circle is inscribed touching all the sides of square in the four corners of the square। एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया, चार कोनों में छोटे सर्कल बना दिए, ठीक है। What is the ratio of area of larger circle to the sum of areas of four smaller square? बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो चार छोटे सर्कल के एरियाज के सम के। तो अभी देख लेते हैं, पहले तो इनके रेडियस का रेशियो निकालते हैं, फिर एरिया का रेशियो भी आ जाएगा, ठीक है। तो वही काम करते हैं, इसने कुछ बताया नहीं है, ठीक है, हम अपनी तरफ से मान लेंगे, हम कम थोड़ी हैं। तो मैंने बड़े वाले सर्कल के रेडियस को मैंने मान लिया है मेरे भैया r, कैपिटल R, और छोटे वाले सर्कल के रेडियस को मैंने मान लिया है स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा ऐसा है, तो ध्यान से देखिएगा, r, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल r। मुझे स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो एरिया का रेशियो भी आ ही जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, आपको पता है, कोने में फंसा दो तो स्क्वायर बनता है सर्कल को, ठीक है। तो हम वही चीज यूज करेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक के इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, √2 स्मॉल r, स्क्वायर का डायगोनल है। यहां से लेकर यहां तक इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, r रेडियस है, और यहां से लेकर यहां तक इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल R, और यहां से लेकर यहां तक इस सारे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, √2 कैपिटल R, क्योंकि बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल है। दैट्स इट, दैट्स इट। बड़े वाले स्क्वायर के डायगोनल की लंबाई जो आती है √2r, उसको आपने कंपेयर करना है छोटे छोटे टुकड़ों की जो लेंथ है उससे। तो √2r प्लस r प्लस r इक्वल टू √2r। ये जो r है ये उधर चला जाएगा। इसी इक्वेशन को देखकर मूवी बनाई थी RRR ऐसे, ठीक है। असलियत तुम्हें पता नहीं होती कई बार। ये देखो, तो यहाँ से मैं r को कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा √2 + 1, दैट विल बी इक्वल टू r कॉमन ले लिया, √2 - 1। यहाँ पर मैं आपको रटवा भी सकता हूँ, ऐसे बड़े वाले के सामने प्लस का लिख देना, छोटे वाले के सामने माइनस का, कोई नीड नहीं है, थोड़ी सी देर लगती है, ठीक है। नहीं तो वहाँ पर किसी और सिचुएशन में लगा कर ये गलती करोगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो r/r इज इक्वल टू √2 - 1 बटे में √2 + 1। हमें निकालना है इनके एरिया का रेशियो। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होएगा, r² इज इक्वल टू, इनका स्क्वायर करूंगा। अब ये जो है, अब उसने क्या कर रखा भाई साहब ने, ये देखना पड़ेगा पहले तो। r², इसने पहले छोटे का पूछा है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, अब उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। एक ही चीज को बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है, बड़े सर्कल का बटे में छोटे सर्कल का। तो ये आएगा √2 + 1 का स्क्वायर अपॉन √2 - 1 का स्क्वायर। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो कई बार सब कुछ नीचे भेज देता है, कई बार सब कुछ ऊपर भेज देता है। अब ये मैं देखूंगा, देखो ऊपर 1 1 3 ऐसे है, तो सारे मामले को मैं नीचे भेजूंगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, √2 + 1 को नीचे भेजूंगा तो √2 - 1 बन जाएगा, और ऊपर क्या छोड़कर जाएगा, ऊपर छोड़कर जाएगा इनके स्क्वायर का डिफरेंस। नीचे से ऊपर भेज लो या ऊपर से नीचे, रूल सेम ही लगता है इन चीज़ों को भेजने में, रेशनलाइजेशन में, ठीक है। तो अब मेरी बातों पर गौर करना, इसको नीचे भेजूंगा तो यही चीज़ तो ये बनेगा। तो एक बार मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो इसको सोल्व करूंगा तो 2 और 1 3 - 2 √2 है,
ऊपर वाला भाई साहब भी अगर यही बनेगा 3 - 2 बार 3 - 2 हो जाएगा। ठीक है सर, करते हैं 1 में इस 9 और 8 17 - 12√2। इसको मैंने फिर से स्क्वायर कर लिया। अब ये जो एरिया का रेशियो है ये बड़े वाले सर्कल का और छोटे वाले सर्कल का है ना। लेकिन उसने हमें क्या बोला है, उसने हमें बोला है छोटे सर्कल 4 बार लेने हैं। ये तो एक बड़े सर्कल का और एक छोटे सर्कल का है। मैंने छोटे सर्कल का रेडियस लिया, बड़े सर्कल का रेडियस लिया, रेशियो निकाल दिया, उनके एरिया का रेशियो निकाल दिया। उसने बोला था 4 सर्कल लेने हैं, तो ठीक है भैया, छोटे वाले सर्कल नीचे हैं, इस एरिया को 4 गुना कर देते हैं, 4 लेने हैं तो ये लो। अब ये आ जाएगा उत्तर आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट एक दिमागदार क्वेश्चन, ये देखो। 2 सर्कल्स विद सेंटर P and Q कट ईच अदर एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B। 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को 2 अलग अलग पॉइंट पर काट रहे हैं, A और B पर। इनके सेंटर हैं P और Q। ठीक है, दी सर्कल्स हैव सेम रेडियाई, दोनों का रेडियस सेम है। नीदर P नॉर Q फॉल्स विद इन द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। ना तो P ना Q दोनों के इंटरसेक्शन में आता है। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है देखो कि दोनों सर्कल इतने भी एक दूसरे के आसपास नहीं है कि जो इनके सेंटर हैं वो जो इंटरसेक्शन एरिया है उसमें ही आ जाएं। इतने भी एक दूसरे के क्लोज नहीं है। ठीक है, और दोनों का रेडियस इक्वल है। ठीक है, यानी कि ये जो सेंटर है ये बाहर ही है इनके इंटरसेक्शन एरिया से। ठीक है जी, हमें क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेंज दैट इंक्लूड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल AQP। ये जो एंगल AQP है इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं इस एंगल AQP की। तो स्मॉलेस्ट रेंज क्या है, उसने स्मॉलेस्ट रेंज क्यों पूछी, नहीं तो आप ये बोल दोगे कि 0 डिग्री से 1000 डिग्री तक आ जाएगा। तो उसको स्मॉलेस्ट रेंज पूछनी है कि ये किस रेंज में जा सकता है ये एंगल, मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। दिमाग लगाओ, मजेदार चीज है। तो उसने ये बोला है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और इतना इंटरसेक्ट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सेंटर अंदर आ जाएंगे इंटरसेक्शन एरिया के, ये सेंटर बाहर ही। तो मैं दोनों एक्सट्रीम केस लेता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो सर्कल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब है ऐसे थोड़े से भी कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, और भैया बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि सेंटर अंदर आ जाए। ठीक है, तो मैंने एक्सट्रीम केस लिया, मैंने सर्कल्स को इंटरसेक्ट कराया, बल्कि मैंने इनको जस्ट टच कराया। जस्ट मैंने इनको टच कराया, टच ही करा दिया मैंने। ठीक है, तो ये है P। अब ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, ये है Q, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A और B थे वो दोनों भी मर्ज हो गए, एक ही पॉइंट पर टच करती हैं चीजें, तो पॉइंट A भी यहीं पर आ गया। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि एंगल AQB क्या होएगा, तो एंगल AQB क्या होएगा, 0। AQP एंगल क्या होएगा, 0। तो अगर ये एक दूसरे को टच करें तो वैल्यू 0 आती है, लेकिन ये एक दूसरे को टच तो नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा मामूली, टच नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब टच करेंगे तो 0 है, थोड़ा सा इंटरसेक्ट करते ही वैल्यू बढ़ जाएगी। थोड़ा सा इंटरसेक्ट किया और वैल्यू बढ़ गई। तो 0 के बराबर नहीं हो सकता ये एंगल, 0 से बड़ा हो सकता है। ये तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मैंने निकालने की कोशिश की है, जो हो नहीं सकती उससे आगे से स्टार्ट होंगी चीजें। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब बड़ी से बड़ी वैल्यू, उसने बोला था कि इंटरसेक्ट कराना है, तो मैंने जस्ट ये देख लिया कि इंटरसेक्ट के जस्ट पास क्या हो सकता है। मैंने गलती से मिटा दिया, कोई नहीं। ये लो भाई, ये A है, ये P है, ये Q है। ठीक है, अब उसने बोला था कि भैया ये जो सेंटर है ना, ये इंटरसेक्शन एरिया में नहीं आने चाहिए। तो ये दूसरा एक्सट्रीम है कि भैया इतना भी इंटरसेक्ट नहीं कराना कि सेंटर इंटरसेक्शन एरिया में आ जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने इतना इंटरसेक्ट करा दिया कि सेंटर्स इंटरसेक्शन एरिया में आने शुरू हुए हैं। मैं नहीं चाहता वो आए, जस्ट वो शुरू हुए हैं, मैं वहाँ का एंगल माप रहा हूँ। ये एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है कैट 2007, और बिल्कुल रिलेवेंट है अपने एग्जाम से। ठीक है, तो जब अगर ये सेंटर आना शुरू हुए हैं तो ये बराबर होएगा रेडियस के। ये सिचुएशन हम कर चुके हैं, जब सर्कल से एक दूसरे के सेंटर से पास हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, बीच में कर चुके हैं।
P से लेकर A तक इस वाले सर्कल का रेडियस है, Q से लेकर A तक इस वाले सर्कल का रेडियस है, और P से लेकर Q तो दोनों सर्कल का ही रेडियस है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी। तो यहाँ पर ये एंगल AQP क्या होएगा, यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन हमने लानी है कि नहीं लानी, नहीं लानी, ये नहीं लानी भाई, सेंटर एक दूसरे के ऊपर नहीं लाने, इनके बीच में लानी है सिचुएशन। तो एंगल भी इनके बीच में रहेंगे, 0 से बड़ा रहेगा 60 से छोटा, 0 और 60 के बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ भाई। A circle is circumscribed by the quadrilateral which is made up by joining the midpoints of a rectangle। एक रेक्टेंगल है अपने पास, उसके बारे में कुछ बताया, 12 और 16। रेक्टेंगल की लंबाई 16, 12, इसके मिड पॉइंट को जोड़ने से जो क्वाड्रिलेटरल बनी है, क्या क्वाड्रिलेटरल बनती है, प्लेन ज्योमेट्री में कर चुके हैं हम, क्या बनेगा रेक्टेंगल को जोड़ने से, मेरे बताने से पहले बताओ। देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को जोड़ लो आप, पैरेललोग्राम तो बनता ही है, इस निष्कर्ष पर हम उस दिन पहुंचे थे। किसी भी को भी जोड़ लो, क्योंकि डायगोनल है, उसके पैरेलल ये दोनों साइडें होंगी, इस डायगोनल के पैरेलल ये दोनों साइडें होंगी। आप बोलोगे जी हाँ, इस डायगोनल के पैरेलल ये दोनों साइडें होंगी, जी हाँ। तो पैरेललोग्राम तो बनता ही बनता है, प्लेन ज्योमेट्री में हम कर चुके हैं। अब डायगोनल इक्वल हैं कि नहीं ये देखते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल तो इक्वल होते हैं, तो यानी कि सारी साइड्स बराबर होंगी। ठीक है जी, ओके। और रेक्टेंगल के डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते, तो साइड्स भी 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। ठीक है, ये 16 है तो ये क्या होएगा 8, ये 12 है तो 6, 6 8 10, 6 8 10 10 10, तो क्या बन गया एक, ये बन गया मेरे भाई एक रोम्बस। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो बोल रहे हैं कि हमने एक सर्कल फंसा दिया है, उस सर्कल का रेडियस बताओ। तो बताओ क्या कर सकते हो। सोचो, इजी है। ये जो सर्कल है ये इस क्वाड्रिलेटरल का इन सर्कल है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये सर्कल है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो रूल है ये सिर्फ ट्रायंगल्स के ऊपर लागू नहीं होता, ये सारे पॉलीगन्स के ऊपर लागू होता है। ठीक है, ये सारे पॉलीगन्स के ऊपर लागू होता है। एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, एरिया उस क्वाड्रिलेटरल का इन रेडियस सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो अपना है पी क्यू आर एस, इस पी क्यू आर एस का एरिया कैसे निकालेंगे। तो पी क्यू आर एस है क्या, पी क्यू आर एस मेरे भाई एक रोम्बस है। रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस के डायगोनल तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसके हाफ d1 d2 होता है एरिया, हाफ d1 d2 होता है। हाँ जी, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, ये जो डायगोनल है किसके बराबर है, ये तो रेक्टेंगल की साइड के बराबर है 16, ये डायगोनल किसके बराबर है, रेक्टेंगल की साइड के बराबर है 12, हाफ d1 d2 इज इक्वल टू आर, इस सर्कल का रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। तो इस क्वाड्रिलेटरल का सेमी पेरीमीटर 10 जो है वो 4 बार है, तो 20 ले लिया मैंने सेमी पेरीमीटर, बस खत्म बात। उसने एरिया पूछा है तो एरिया विल बी 576 25 पाई, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, two circles with center A and B of radius 2 unit touch each other at C। एक ही पॉइंट पर टच करते हैं, एक ही पॉइंट पर कर रहे होंगे। C पर टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ए सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस 2, तो इनके रेडियस हैं 2 यूनिट, तो यहां से लेकर यहां तक 2, यहां से लेकर यहां तक 2। अब इसने बताया एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है, उसका रेडियस भी 2, तो वो यहां से भी पास होगा, यहां से भी पास होगा, तो ठीक है भाई। ऐसा सर्कल है। कट दी अदर 2 सर्कल्स एट D एंड E, अदरवाइज ये अदर 2 सर्कल्स को ये 4 पॉइंट पर काटेगा, है ना। ठीक है, मैंने ये मान लिया D एंड E। देन एरिया ऑफ ABED, 2 सर्कल्स विद सेंटर A एंड B, ABED, तो ये इसने ऐसे लिए हैं।
इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहा है, बताओ आप ए बी ई डी का एरिया क्या हो सकता है, सोचो जरा, ए बी ई डी। देखो यहां से लेकर यहां तक ये 2 सेंटीमीटर है, इस सर्कल का सेंटर है, इसका सरकमफ्रेंस है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, जी हाँ। अब ये क्या है, ये इस वाले सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से लेकर इसी वाले जिस सर्कल का सेंटर बी है यहाँ से लेकर यहाँ तक गए हैं, तो ये भी 2 है। ओके सर, तो अब ये क्या है, ये इस वाले सर्कल का सेंटर है, सेंटर ए से लेकर इसी सर्कल के सरकमफ्रेंस तक गए हैं, तो ये भी 2 है। अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे भाई, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस सर्कल का सेंटर सी है, ये जो बीच वाला सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से लेकर उस सर्कल के सरकमफ्रेंस तक गए हैं, तो ये भी 2 होएगा, क्योंकि भाई इसका भी रेडियस 2 है। और उसी प्रकार कवि कहना चाह रहा है कि ये भी 2 होएगा। ओके, अब ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो फिर ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, 60 60 60 ही होएगा, 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का सम। और ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो ये भी 60 और 60 ही होएगा, तो इसका मतलब ये भी 2 आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब वो बोल रहा है इस फिगर का एरिया बताओ, तो ये फिगर 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में बट गई, तो बता देते हैं इसका एरिया। 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 3 इंटू √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, 3√3, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज AC इज 128। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, हाइपोटेन्यूज AC के ऊपर उसने एक स्क्वायर बना दिया। चलो गंदा सा ही बना देते हैं, जगह तो बची नहीं है, ये मान लो भाई, ये बना दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज AC इज 128, तो इसके सामने ये मैंने मान लिया B, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 128 है ना, B स्क्वायर इज इक्वल टू 128। इसका एरिया क्या होगा, B स्क्वायर। A के सामने इस साइड की लंबाई मैंने मान ली A, C के सामने वाली साइड की लंबाई मैंने मान ली C। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स ड्रॉन ऑन AB एंड BC। AB के ऊपर जो सेमी सर्कल ड्रॉ किए और BC के ऊपर जो सेमी सर्कल ड्रॉ किए, उसके एरिया का सम। तो भैया अगर इसकी साइड C है तो इसका रेडियस क्या होएगा, C/2, इसका रेडियस क्या होएगा, A/2। ठीक है, तो निकालते हैं इनका सम। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए, क्या, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो सबसे पहले वो निकालते हैं जो उसने पूछा है, उसने पूछा है इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो इसका एरिया होएगा, बिकॉज ये सेमी सर्कल है तो हाफ को मत भूल जाना। ठीक है, हाफ, नहीं तो हाफ मार्क कट जाएगा, हाफ पाई इसका स्क्वायर, इसका एरिया हाफ पाई इसका स्क्वायर, C²/4। हमें ये मामला चाहिए, तो इन दोनों में हाफ कॉमन है, इन दोनों में पाई कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 और 2 8, तो अंदर हो गया A² प्लस C²। अब ये A² प्लस C² क्या होता है, B² के बराबर, और B² क्या होता है 128 के बराबर। तो दैट्स इट, आपका उत्तर आ चुका है 16 पाई। ठीक है, क्लियर है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जब भी सेमी सर्कल की बात होती है, एरिया वगैरह की बात होती है, तो 1/2 को बोलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान ना दे तो इस बात का खास ख्याल रखना। ठीक है, नेक्स्ट सेट। The sum of radii of 2 circles is 91, okay, and the difference between their area is this। तो 2 सर्कल्स के रेडियाई का सम है 91, ठीक है, और उनके एरिया का डिफरेंस, तो एरिया का डिफरेंस क्या होगा, πr² माइनस πr²। मैंने पाई को कॉमन ले लिया, तो r² माइनस r² इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ r प्लस r इंटू r माइनस r। ठीक है, अब देखते हैं भाई, तो 22 से वो कटेगा, 22 नहीं में 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198, 2, 22 एकम 22। ठीक है, अब ये r प्लस r 91 है, ये r प्लस r 91 है, तो इससे कट जाएगा। ठीक है, अब ये 7 उधर ऊपर चला जाएगा, तो r माइनस r इज इक्वल टू 7, और ऊपर क्या गिवन है, r प्लस r इज इक्वल टू 91।
का पूछत रहे व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, दो चीज़ों का सम गिवन है, डिफरेंस गिवन है, तो आपको मैं बता चुका हूँ, माइनस से पहले वाला निकालना है तो सम बाई 2, माइनस के बाद वाला निकालना है तो डिफरेंस बाई 2। ठीक है, तो 98/2 49। ये सिचुएशन बहुत बार आएगी, आपको पता होना चाहिए ये प्लस माइनस वाला। ठीक है, नेक्स्ट, if the difference between areas of circumcircle and the incircle of an equilateral triangle is 44, then the area of the triangle is। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल और इन सर्कल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? क्या बता रखा आपको कि जो इन सर्कल है और जो सर्कम सर्कल है, इनका रेडियस का जो रेशियो है वो 1:2 होता है, ये बता रखा आपको। अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो हाफ होता है बाहर वाले से इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, तो इनके एरिया का क्या रेशियो होएगा भैया? एरिया का रेशियो होएगा 1:4। अगर अंदर वाले का एरिया 1 यूनिट होएगा तो बाहर वाले बड़े का एरिया 4 यूनिट होएगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया 4 यूनिट होएगा। तो एरिया के बीच में कितने यूनिट का फर्क है? 3 यूनिट का। एग्जामिनर क्या बोल रहा है? एग्जामिनर बोल रहा है 44, तो 3 यूनिट की वैल्यू 44 है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। अगर मुझे 3 यूनिट की वैल्यू पता है तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं? निकाल सकता हूँ, 44/3। मैं 4 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं? निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इनमें से किसी भी एक सर्कल का एरिया निकालूंगा और उस सर्कल का अगर मैंने एरिया निकाल लिया तो मैं उसका रेडियस निकाल लूंगा। ठीक है, उसका रेडियस निकाल लिया, मान लो मैं अंदर वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, पहले जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 3 यूनिट की वैल्यू 44 है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 44/3। तो अंदर वाले सर्कल का एरिया आ गया। अगर इसका एरिया आ गया तो इसका रेडियस आ जाएगा कि नहीं? πr² से कंपेयर करके आ जाएगा। वेल डन। ठीक है, अब अगर इसका रेडियस आ गया तो मुझे एक बात पता है कि जो इन रेडियस होता है वो होता है साइड बाई 2√3। अगर मैं साइड को 2√3 से डिवाइड करूँ तो इन रेडियस आएगा, इन रेडियस को 2√3 से मल्टीप्लाई करूँ तो साइड आएगी। साइड बड़ी होती है, इन रेडियस को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड आएगी। इसका मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, उसको 2√3 से मल्टीप्लाई करूँगा, साइड आ जाएगी, ट्रायंगल का एरिया भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं दूसरे तरीके से करूँगा। कैसे? देखो, मुझे अंदर वाले सर्कल का वो पता है एरिया, हाँ जी पता है। अंदर वाले सर्कल का एरिया मुझे पता है 44/3 है। मैं अंदर वाले सर्कल का, और इसने पूछा है ट्रायंगल का एरिया, मैं अंदर वाले सर्कल और ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल रहा हूँ। मुझे इसका एरिया पता है, इसका पता चल जाएगा, मैं डायरेक्टली इनके एरिया का रेशियो निकाल रहा हूँ, मुझे बीच में रेडियस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बढ़िया बात है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर ए है तो एरिया होएगा √3/4 a²। ठीक है, और अगर इसकी साइड a है तो इसका रेडियस क्या होएगा? इसका रेडियस होएगा a/2√3। तो इसका एरिया होएगा, पाई को कंसिडर कर लें, नहीं कर रखी इन्होंने, 22/7। अगर ऑप्शन में पाई कंसिडर होती तो मैं भी कर लेता, यहाँ पर पाई ही लिख देता, 22/7 r²। इसका स्क्वायर होगा 12। ठीक है, तो मैंने इन दोनों के एरिया का रेशियो निकाल लिया। बाईस बटे 7 ये 21√3। अगर इस सर्कल का एरिया 22 है तो भैया इस ट्रायंगल का एरिया 21√3 है। और इस सर्कल का एरिया क्या है? इस सर्कल का एरिया भैया 3 यूनिट की वैल्यू 44 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 44/3। ठीक है, तो खत्म बात। इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर रखा है कि नहीं? 2/3 से मल्टीप्लाई, हाँ जी, तो इसको भी कर देंगे 2/3 से मल्टीप्लाई। हमारा क्या जाता है बताओ? 14√3, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। The perimeter of a sheet of a paper in the shape of a quadrant of a circle is, ठीक है, its area would be, तो इसका एरिया क्या होएगा? तो भाई यहाँ पर मैं आपको HW देना चाहूँगा, इक्वेशन HW क्यों देना चाहूँगा एक बार ट्राई कर लो मेरे बताने से पहले, फिर मैं हिंट दे देता हूँ, फिर HW में ही देख लेना। पेरीमीटर ऑफ ए शीट ऑफ ए पेपर इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रेंट, तो ये शीट ऑफ पेपर है क्वाड्रेंट की शेप में है, और यहाँ पर बात हो रही है मेरे भाई पेरीमीटर की।
कहाँ है पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर जो है वो दिस प्लस दिस होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मामला क्या है, पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2, सरकमफ्रेंस होता है 2πr, सरकमफ्रेंस ये 1/4 है, तो इसका सरकमफ्रेंस होएगा ये प्लस में 2r इज इक्वल टू 75। आगे कर लो उसके बाद होमवर्क में। नेक्स्ट, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल रिलेवेंट है। ए रेल रोड कर्व इज टू बी लेड ऑन ए सर्कल, what radius should be used if the track is to change direction by 25 डिग्री in distance of 120 मीटर। हिंदी में पढ़ते हैं, एक रेल मार्ग वक्र किसी वृत्त पर बिछाया जाना है, कितनी त्रिज्या अनुमानित ली जानी चाहिए यदि रेल मार्ग को 120 मीटर की दूरी में 25 डिग्री दिशा बदलनी है। पहले तो मैं इसका मतलब आपको बताऊँ वो कहना क्या चाह रहे हैं। आपने देखा है कि जो रेल की पटरियां हैं वो ऐसे सीधी जाती हैं, ठीक है, और वो कभी कभी ऐसे लंबी दूरी में ऐसे मुड़ती भी हैं, अपना थोड़ा सा रास्ता भी बदलती हैं, ऐसे थोड़ा सा रास्ता बदल लिया उन्होंने, बदलती हैं। तो ऐसे ही ये रास्ता बदलना चाह रहे हैं रेल का। कैसे रेल का रास्ता बदलेंगे अभी मैं बताता हूँ। तो ये ऐसे जा रहे हैं, तो इनको 25 डिग्री ऐसे ऊपर जाना है, मान लो ऐसे 25 डिग्री इनको ऊपर जाना है, ये बोल रहे हैं हमने 25 डिग्री ऊपर जाना है, ऐसे जा रहे हैं, इनको ऐसे जाना है, ठीक है। अब रेल खड़ी तो मुड़ेगी नहीं, ऐसे एक ऐसे कर्व देंगे, तो ये ऐसे एक कर्व देंगे यहाँ पर, मतलब ये एक सर्कल है, एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क नुमा ऐसे, और फिर सीधी कर देंगे। फिर ये सीधी चली जाएगी, ये सीधी डंडी है, ये सीधी डंडी है। वैसे डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ और आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देखो पहले ये सीधी जा रही थी, अब ये ऐसे जा रही है, तो इन्होंने मान लो 25 डिग्री डायरेक्शन बदल दी, पहले ऐसे जा रही थी अब ऐसे जा रही है, तो इनको 25 डिग्री डायरेक्शन बदलनी है। तो ये बोल रहे हैं, ये जो हम कर्व बिछाएंगे ना, जो हम गोलाकार करेंगे, तो 120 मीटर का हम कर्व बिछाएंगे, ये जो कर्व है हम 120 मीटर का बिछाएंगे, तो लगभग हम कितना इसका रेडियस लें, अगर 25 डिग्री हमें दिशा बदलनी है 120 मीटर की डिस्टेंस में, 120 मीटर चलने में हमने 25 डिग्री अपनी डायरेक्शन बदलनी है, तो रेडियस कितना हो सर्कल का। तो समझ गए बात, प्रैक्टिकली ये बात क्या कर रहे हैं वो समझ गए। मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूं। तो ये बोल रहे हैं भैया कि 120 मीटर दूरी में हमने 25 डिग्री बदलनी है दिशा, तो बताओ रेडियस क्या। तो बहुत ही सिंपल है, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। आपको एक सेक्टर का सरकमफ्रेंस निकालना आता है, सरकमफ्रेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, गोलाकार दूरी की बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, जितना एंगल यूज़ करेंगे उतना सरकमफ्रेंस हो जाएगा पूरे सर्कल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इन्होंने कितना एंगल यूज़ किया, 25 डिग्री, तो 25 डिग्री आउट ऑफ 360 इन्होंने यूज़ किया। मान लो पूरे सर्कल का रेडियस आर है 2 पाई 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 पाई, ये क्या हो गया, अच्छा ये सिलेक्ट हो गया था, 2 पाई आर, पूरे का जो पूरा सरकमफ्रेंस है उसका सिर्फ 25/360 डिग्री लिया मैंने, 360 डिग्री में से 25 डिग्री लिया, जो कि निकला 120। इस आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इन्होंने इस सेक्टर वाली प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट करके आपसे पूछ लिया, CDS 2014 पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक। अब तो रगड़ दोगे इसको, या फिर पहले भी रट के बैठे थे और रगड़ देते। अब 25 के अंदर 2 5 होते हैं, 1 5 6 जाएगा 72 पर, 1 5 6 जाएगा 24 पर, 2 11 4 से कटेगा 18 पर, ठीक है। आर की वैल्यू हो जाएगी 18, ऊपर जाएगा 18 × 7 × 24/11। कैलकुलेट ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं होएगा यहाँ पे। 18 7 या 24 7 168, अब 18 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 18 8 144, 14 18 6 108 और 14 122, 12 18 और 12 30 11, 11 दूनी 22, बच गए क्या 8, 11 7 77, 5 11 चौके 44, 10/11 274, 10/11 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है।
और जो भी कैलकुलेशन आप करो अपनी मदर टंग में क्या करो, हैं जिस भी जहाँ पर भी आप पढ़े हो, हैं कई पचू पचू पता नहीं कैसे कैसे हम लोग करते हैं, हमें जैसे भी स्कूलों में सिखाया जाता है, अजीब अजीब तरीके, अलग अलग जगह इंडिया में अलग अलग जगह सिखाया जाता है, अलग अलग स्टेट में, तो उसी भाषा में करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी या इंग्लिश 3 4 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस भाषा में आपने सीखा है, जो आपकी मदर टंग है, उसी में कैलकुलेशन फास्ट होगी, ठीक है। तो मैं 1.5 2.5 बोलता हूँ, वो मेरे लिए ठीक है, ठीक। ये बताओ, इन दी एडजॉइनिंग फिगर देर आर 3 सेमी सर्कल्स इन विच बी सी इज इक्वल टू 8, ये जो बी सी है ये 8 है, ओके सर। और बी डी दैट इज इक्वल टू 12 बी डी पी जाता है ये बंदा जिसने सवाल बनाया है, ठीक है, दिख रहा है, ओके। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि बड़े सेमी सर्कल का जो एरिया, ये बड़े का, उसमें से इन दो का एरिया घटा देंगे, और क्या ही कर सकते हैं, हम मजबूर हैं, है ना। तो इन सब का रेडियस चाहिए ना हमें, फिर बड़े वाले का, छोटे वाले का, छोटे वाले का, तो रेडियस कैसे निकालेंगे बताओ। एसी जो है वो डायमीटर है, तो सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ जो कोण है, डायमीटर के द्वारा बनाया गया कोण, वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसने एक राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड खींच रखी है, तो वही सिमिलरिटी वाला केस हो गया। यहाँ पर तो हमें कई सारे रूल पता है ना, याद है कि नहीं, एक बार रिवाइज कर लो, आपको मौका मिलेगा, एक बार रिवाइज कर लो, इनको वीडियो को पॉज करके एक बार लिखो वो सारे जो आपको रिजल्ट्स बताए थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बी डी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू, वैसे डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है ये 18 है, 18 8 144, डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू 8, तो दिस इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास सब कुछ है भैया, 18 8 16, ये हो गया 26, ठीक है। अब रगड़ देते हैं मामले को, तो 1/2 सब में आएगा, पाई वहाँ पर ऑलरेडी पड़ा है, सब में 1/2 आएगा, सब में पाई आएगा, मैंने कॉमन ले लिया। अब इसके रेडियस का स्क्वायर 16 है, तो 13 का स्क्वायर 169, उसमें से घटाएंगे क्या, इन दोनों के रेडियस के स्क्वायर का सम, इसका रेडियस 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, ओके। इसका रेडियस 8 है तो 4 4 का स्क्वायर 16, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 9 में 7 गए 2, 16 में 9 गए 7, 72, तो आंसर विल भी 36 पाई, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे अब हम, ठीक है भाई। सर्कल को ख़त्म करते हैं, सारे केसेस, नॉलेज अपने पास पहले ही है, थ्योरी वो उसी चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैसे कैसे वो कैसे अलग अलग सिचुएशन देगा, वो सारी कवर कर देंगे इसके अंदर पॉसिबल। The circumference of two circles is 132 meter and 176 meters respectively. What is the difference between the area of the largest circle and the smaller circle? ठीक है, देखो ये 44 का कितने गुना है, ये है 44 का 3 गुना, एरिया हो जाएगा इसका 154 का 9 गुना, ये है 44 का कितने गुना भैया, ये 22 8 है। आपको 44 का टेबल नहीं आता, 22 का तो आता है, 22 का तो आना चाहिए, वो 22 छिके 132 है, 22 से 6 पर जा रहा है तो 44 उसका डबल है, उससे आधे 3 पर जाएगा। अब ये 22 से 8 पर जा रहा है तो 44 से 4 पर जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा 154 का 16 गुना है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 154 कॉमन है, फिर यहाँ पर क्या होगा 16 - 9। तो ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने इसीलिए लिया ताकि आप इस चीज़ को यूज़ कर पाओ स्टैंडर्ड केस को, अदरवाइज इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 700 के 28 यूनिट डिजिट 8 आएगा, 700 के 28, 15 7 105 और 2 107, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर of side 2 centimeter has an equilateral triangle inscribed inside it. एक सर्कल है जिसको एक स्क्वायर के अंदर डाल दिया गया बेचारे को, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डाल दी गई, कैसे भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डाल दी। स्क्वायर की साइड जो है वो 2 है, ओके। What is the ratio of areas of equilateral triangle to that of the square? Equilateral triangle और स्क्वायर के एरिया का क्या रेशियो होगा। अब स्क्वायर की साइड पता है, स्क्वायर का एरिया ही पता चल जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता करते हैं। आप बिना कुछ लिखे भी इसको पता कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो
स्क्वायर की साइड 2 है, हाँ जी सर, तो इसका रेडियस कितना होएगा सर्कल का? सर सर्कल का रेडियस हो जाएगा 1, ठीक है। अगर इसका रेडियस 1 हो गया तो ये क्या है? ये सरकम सर्कल है, ये इस ट्रायंगल के बाहर बना सर्कल है। तो बाहर बने सर्कल के रेडियस को कैसे निकालते हैं? साइड डिवाइड बाई √3, साइड को √3 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, या फिर रेडियस को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड आ जाएगी। तो बाहर वाला रेडियस 1 है तो इसकी साइड क्या हो जाएगी? √3, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, पहले ट्रायंगल का ही बोला है ना, हाँ, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 4, 3√3/16, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ूं तो आपने इन क्वेश्चंस को कैसे करना है? कोई भी क्वेश्चन हो, इजी हो मुश्किल हो, सबको शांत दिमाग रख के आराम से करना है, ठीक है। जब आपका दिमाग शांत होगा तभी वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा। जैसे CPU है, उसको गर्म कर दो, वो परफॉर्म नहीं कर पाता। बहुत सारी ऐप खोल दो कंप्यूटर के अंदर, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम खोल दो, या बहुत हैवी गेम खेल लो हैं, और CPU के अंदर जो पंखा लगा होता है कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में, उस पंखे को ख़राब कर दो, वो पंखा चलना बंद होएगा, CPU गर्म होएगा, उसकी गर्मी निकल नहीं पाएगी, आपका प्रोसेसर ख़राब हो जाएगा। तो शांत रखो इसको, ठीक है। यहाँ पर पंखा नहीं लगा बट फिर भी शांत रखो, ठीक है। देखो, the area of a sector of a circle with central angle 60 degree is A, okay, the circumference of the circle is C, then A is equal to what? CHSL का क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं अपने पास एक सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, इसका जो एरिया है वो A है। तो इसका मतलब क्या है? अगर इस सर्कल का रेडियस मैं R मान लूँ तो इसका एरिया 60 डिग्री यानी कि 1/6 एंगल यूज़ कर रखा है 360 के कंपैरिजन में। 360 का कितना है ये? 60 डिग्री, 1/6, 60/360, तो इसका एरिया होएगा 1/6 ऑफ πr², πr², ठीक है। ये इसका एरिया है, दिस इज इक्वल टू A। और इसने क्या बोला है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस इज C, तो यानी कि 2πr इज इक्वल टू C, ठीक है। देन A इज इक्वल टू, तो ये जो A है ये किसके इक्वल है? ये C के टर्म में पूछ रहा है, R तो यहाँ पर है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, R को एलिमिनेट करना है तो बहुत बढ़िया बात, यहाँ से R की वैल्यू निकाल कर वहाँ रख दो, वहाँ से R की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख दो, जो भी आपको ईजी लगे। तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या है? यहाँ पर R की वैल्यू है C/2π, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर रख दे रहा हूँ, 1/6π इंटू R², ये हो जाएगा C²/4π² इक्वल टू A, खत्म बात। देन A इज इक्वल टू, तो C²/24π। तो यहाँ पर ये चीज़ें रटनी नहीं है। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि ये इक्वेशन तो रटना पड़ेगा, ऐसा क्या वैसा क्या, नहीं। 2-3 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए बोला है, उसने बोला A की वैल्यू बता दो, R कहीं दिख नहीं रहा, तो एक जगह R की जो वैल्यू वो निकाल कर दूसरी जगह रख दो, R बेचारा खत्म ही हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखो ये हम पहले कर चुके हैं, एग्जैक्टली डिट्टो ऐसा केस कर चुके हैं पहले, आपको ध्यान भी होगा डायग्राम। AD is diameter of a circle with area 707 and AB is equal to BC is equal to CD, तो AB is equal to BC is equal to CD, ठीक है मेरे भाई। तो अब ध्यान से देखो, सबसे छोटा जो सर्कल है उसका डायमीटर क्या है? उसका डायमीटर है AB। मान लो अगर मैं AB को X मान लूँ, ध्यान से सुनिएगा, सबसे छोटे सर्कल का डायमीटर है X। ये बड़े वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर क्या है? इसका डायमीटर है 2X, है कि नहीं? हाँ जी सर, बड़े वाले का डायमीटर 2X है। और सबसे बड़े वाले का डायमीटर क्या है? सबसे बड़े वाले का डायमीटर 3X है। जो इनके डायमीटर का रेशियो होएगा वही इनके रेडियस का रेशियो होएगा। डायमीटर 1 डायमेंशन में है, रेडियस भी 1 डायमेंशन में, वही इनके पेरीमीटर का रेशियो होएगा, वही इनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो होएगा, सब कुछ का वही रेशियो होएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सबसे छोटा सर्कल उससे बड़ा सर्कल के रेडियस का रेशियो है ये। बात चल रही है इनके एरिया की, टोटल का एरिया बता दिया, बोल रहा है इसका एरिया बताओ,
ठीक है। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होएगा 1:4:9। ये आप सर्कल्स के ऊपर भी लगा सकते हो, सेमी सर्कल के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। ये तीनों भी तो सिमिलर फिगर ही है, ठीक है। अब आप यहां पर देखो कौन से रंग से लिख दूं मैं, यहां पर जगह बना लेते हैं अपनी, शरीफ आदमी है, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं। देखो छोटे सर्कल का एरिया है 1 यूनिट, इस छोटे डायमीटर की मैं बात कर रहा हूं, तो इस बड़े डायमीटर नहीं सॉरी, छोटे सेमी सर्कल का अर्धवृत्त की बात कर रहा हूं, इसका एरिया है 1 यूनिट, तो बड़े वाले का एरिया क्या होएगा 4 यूनिट, तो 4 में से 1 गया, यहाँ पर होएगा 3 यूनिट, ठीक है जी। पूरे बड़े वाले का एरिया है 9 यूनिट, तो इस पूरे का एरिया 9 यूनिट है, 3 और 1 4, 9 में से 4 गए, इसका एरिया है 5 यूनिट, ठीक है। अब इस इलाके का एरिया 1 यूनिट है, तो यहाँ पर भी एरिया 1 यूनिट होएगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होएगा, सिमेट्रिकल चल रही है चीज़ें, ये 5 है तो ये भी 5 होएगा। तो देखो शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, वैसे ये तीनों एरिए जो हैं ये बराबर हैं। उसने पूछा है 1/3 का, 3 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, तो 1/3 का रीजन एरिया बताओ, टोटल का एरिया उसने बता रखा है, तो बस दिस इज योर आंसर। यही पूछा, अच्छा ये नहीं पूछा, आगे भी बढ़ रहा है वो, सॉरी माई बैड। तो टोटल जो एरिया है वो इतना है, तो जो शेडेड रीजन है वो इतना है। अब वो क्या बोल रहा है, इस शेडेड रीजन के अंदर उसने क्या किया है, उसने कुछ काम करवाया है जिसका खर्चा है ₹63 पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया तो इतना है, तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना खर्चा लग रहा है, तो देख लेंगे टोटल कितना खर्चा लग रहा है, खत्म बात। हम डरते हैं क्या रुपए खर्चने से, 21/7 147। हेलो ऑप्शन सी क्लियर है। नेक्स्ट मज़ेदार क्वेश्चन, इसके लिए मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आपने रीजनिंग कहीं ना कहीं से तो पढ़ी होगी, है ना। तो रीजनिंग के अंदर आपको एक चीज़ बताई जाती है, मैं खुद भी वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो घंटे वाली सुई है, मुझे एक बात बताओ, ये 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री जाती है 1 घंटे के अंदर। मान लो 1 घंटे वाली सुई है, ये 12 बजे से 1 बजे पर चली जाएगी 1 घंटे में, ठीक है। इसमें टोटल 1 2 3 4 कितने लिखे होते हैं, 12 लिखे होते हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री का एंगल होता है ये सेंटर का पूरा, ठीक है। इस 360 डिग्री के एंगल को मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं ना, तो पूरा क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स तो मैं नहीं पढ़ा सकता है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे 1 2 3 4 12 लिखे होते हैं, पूरा 360 डिग्री का एंगल है, इसको 12 हिस्सों में बांट दिया गया होता है, तो 30 डिग्री। तो 1 घंटे के अंदर ये घंटे वाली सुई 12 से 1 पर चली जाएगी, तो 1 घंटे के अंदर ये 30 डिग्री घूमती है, या फिर मैं ये बोलूँ 60 मिनट के अंदर ये 30 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री जा रही है, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आधी डिग्री। तो घंटे वाली सुई की स्पीड होती है आधी डिग्री पर मिनट, आधी डिग्री सरकेगी 1 मिनट में। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई जो है वो भाई साहब 1 घंटे के अंदर पूरा चक्कर मार के आ जाती है, यानी कि वो 60 मिनट के अंदर पूरा 360 डिग्री घूम के आ जाती है। तो यानी कि 1 मिनट के अंदर वो कितनी घूमेगी, 1 मिनट के अंदर वो घूमेगी 6 डिग्री, तो उसकी स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट, ये इनकी स्पीड है। इसकी स्पीड है ½ डिग्री पर मिनट, 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है। घंटे वाली सुई की कितनी स्पीड है, ½ डिग्री पर मिनट, और मिनट वाले की 6 डिग्री पर मिनट। अब इस क्वेश्चन को करने में मजा आएगा, नाउ द मजा विल कम। तो ये बोल रहे हैं दी छोटी सुई और बड़ी सुई घड़ी की ऑफ ए क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगी बाय द टिप्स ऑफ द, तो 2 टिप्स हैं, तो देखो जो टिप छोटी है डिस्टेंस यही ट्रेवल होएगा ना सरकमफ्रेंस का, जो टिप छोटी है वो छोटा सर्कल बनाएगी, जो टिप बड़ी है वो बड़ा सर्कल बनाएगी, सिंपल सी बात है। इनकी लंबाई जो है वही सर्कल की रेडियस है, वही सर्कल की रेडियस है, तो जिसका रेडियस डबल
वो डबल सरकमफ्रेंस वाला सर्कल बना देगी। रेडियस का जो रेशियो है वही सरकमफ्रेंस का रेशियो है। जिसका रेडियस डबल, वो डबल सरकमफ्रेंस वाला सर्कल बना देगी। जिसका रेडियस जितना बड़ा वो इतनी ज़्यादा दूर जाएगी। ठीक है जी, ओके। एक तो ये कौन सी कितनी दूर जाएगी डिपेंड करता है इनकी लेंथ पर। ओके सर। दूसरा, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टिप ऑफ शॉर्ट हैंड इन 2 days। शॉर्ट हैंड ने 2 दिन में और बड़े हैंड ने 3 दिन में। दूसरा एक फैक्टर डिपेंड करता है कि इनके पास टाइम कितना है। एक तो 2 दिन चल रही है, एक 3 दिन चल रही है। हाँ जी। तीसरा डिपेंड करता है इनकी स्पीड क्या है। भले ही दोनों को 1 घंटे के लिए चलाओ, जो घंटे वाली सुई है वो तो पीछे ही रह जाएगी, बेचारी मंदी मंदी चलती है तुम्हारी तरह, है ना। घंटे वाली सुई तो मंदी मंदी चलती है। तो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है इस क्वेश्चन में। इनके द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस, रेडियस पर, कितने टाइम तक ये चली, ज़्यादा टाइम तक चलेगी तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर देंगी, इनकी स्पीड पर। तीनों को मैं लिखूंगा। ऊपर मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट हैंड वाली के बारे में, नीचे मैं लिख रहा हूँ लॉन्ग हैंड के बारे में। इसकी लंबाई 4 है तो इसकी लंबाई 6 है। इसकी स्पीड है 0.5 तो इसकी स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट। इसकी स्पीड है 0.5 डिग्री पर मिनट। ठीक है। ये कितने दिन तक चली? ये चली 2 दिन तक, ये चली 3 दिन तक। आंसर। ठीक है भाई। ये दोनों मिलकर 1 बना लेंगे। ये 6 × 36 होता है तो 4 × 36, 1/27 इज द आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं। Two straight line AB and AC include an angle A. Okay. A circle is drawn in this angle which touches both these lines. Okay. One more circle is drawn which touches both these lines as well as the previous circle. ये क्या बोल रहे हैं कि 2 लाइनें हमने खींच दी। और कुछ भी बताया क्या इन्होंने? और कुछ नहीं बताया, सिर्फ रेडियस बताया। ठीक, 2 लाइनें हमने खींच दी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक लाइन तो है AB, एक लाइन है AC। ठीक है। इसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया। हम खाली पड़े थे घर पे, हम ये काम कर रहे थे, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये सर्कल दोनों लाइनों को टच कर रहा है। फिर जो जगह बची हुई है वहाँ पर एक और सर्कल बना दिया। ये बोल रहे हैं हमने एक और सर्कल बनाया जो इन दोनों लाइनों को टच कर रहा है और इस सर्कल को टच कर रहा है। सर्कल इज ड्रॉन इन दिस एंगल विच टचेस बोथ दीज लाइन्स एंड वन मोर सर्कल विच टचेस बोथ दीज लाइन्स एज वेल एज द प्रीवियस सर्कल। ओके। तो इन्होंने ये नहीं बताया क्या ये अंदर बनाया या बाहर बनाया, क्योंकि बाहर भी एक सर्कल बन सकता है। चलो ठीक, कहीं पर भी इन्होंने बनाया हो। इफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि बड़े वाले सर्कल का एरिया जो है वो 9 गुना है, तो बड़े वाले का एरिया इसके कंपैरिजन में 9 गुना लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी किसी भी एंगल के अंदर कितने भी सर्कल फंसा लो, ऐसे एक दूसरे को वो टच कर रहे हो मान लो, अगर टच ना भी कर रहे हो, मान लो टच ना भी कर रहे हो, किसी भी एंगल के अंदर कितने भी सर्कल बना लो, यहाँ पर सिमिलरिटी की सिचुएशन बनती है। सिमिलरिटी की सिचुएशन कि यहाँ से मैं बनाऊंगा 90 डिग्री, यहाँ से मैं बनाऊंगा 90 डिग्री, यहाँ से मैं बनाऊंगा, बिकॉज ये टेंजेंट है 90 डिग्री। तो ये जितनी भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, इन सब में क्या है, इन सब में यहाँ पर ये वाला एंगल कॉमन है, बड़ी में, छोटी में, छोटी में, और एंगल 90 डिग्री का है। तो ये सारी सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगी, तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा। और अगर सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अगर टच कर रहे हैं अब की बार, तो इनके जो रेडियस हैं वो जीपी में होंगे। रिवाइज करवा रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा। ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी वाला केस यूज कर लूँ। ठीक है, चलिए जी। तो बड़े वाले सर्कल का जो एरिया है वो 9 गुना है। अगर एरियाज का रेशो 1:9 है तो इनके रेडियाई का रेशो 1:3 होएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो इसका रेडियस मैंने मान लिया है जी 1, इसका रेडियस मैंने मान लिया है मेरे भाई 3। ठीक है। तो ये क्या होएगा 1, ये क्या होएगा 3। हमने बताना क्या है वो देख लें, एंगल ए बताना। तो यहाँ पर कंसंट्रेट अब हम करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा ए। अब बच्चे बोल रहे थे कि एक बार पहले कि हमें ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आधे बच्चे। अब ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। एक मेरे पास है छोटी ट्रायंगल APO और एक मेरे पास है बड़ी ट्रायंगल AD कुछ भी Z, ADZ। ठीक है। तो ये ट्रायंगल APO और ADZ ये सिमिलर हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को कंपेयर करूंगा।
देखो मुझे कौन सी साइड पता है, मुझे पता है छोटी ट्रायंगल की साइड और बड़ी ट्रायंगल की साइड। तो छोटी ट्रायंगल की साइड और बड़ी ट्रायंगल की साइड का रेशियो है 1:3। ऐसे ही मैं ए से लेकर इस पॉइंट तक इसको मैं मान लेता हूं ए। ये जो डिस्टेंस है a+1, छोटी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? आप बोलोगे सर छोटी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है a+1। ओके, बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? ये पूरा बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है a+1 और 1 2, 2 और 3 5, a+5। तो मैं छोटी ट्रायंगल की स्मॉल ट्रायंगल की साइड को बिग ट्रायंगल की साइड से कंपेयर कर रहा हूं, तो उनका रेशियो 1:3 होना चाहिए, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड। आप बोलोगे जी हाँ, मैं ये क्यों निकाल रहा हूं? बिकॉज ये निकाल लिया तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, फिर सब कुछ आ जाएगा। ठीक, देखो अब यहां पर कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो। ये देखो ये जो वैल्यूज हैं इनमें भैया इनका सम सेम हो, इनका डिफरेंस सेम हो, कुछ तो हो, सेम काम हम वहां पर कर देंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है, सॉरी सम सेम हो डिफरेंस सेम हो, इनका सम या डिफरेंस हमें पता हो, कांस्टेंट हो, ये बात। सेम तो कोई सेंस ही नहीं बनाता वो वर्ड। तो इनका डिफरेंस क्या है? 4, तो डिफरेंस सेम कर देंगे हम, ये मैं कहना चाह रहा था। यहां पर डिफरेंस है 4 ऊपर नीचे वाले में, यहां पर डिफरेंस है 2, तो क्यों ना इनको 2 गुणा कर दे। अब आप कंपेयर कर सकते हो a+5 = 6, a+1 = 2, कहीं पर भी कंपेयर कर लो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, एक्चुअल वैल्यू जो कि है 1। अब मुझे एक बात बताओ, अगर a की वैल्यू 1 है तो अब इस ट्रायंगल को अगर मैं यहां पर बनाऊं, ये 90 डिग्री है, ये 1 है, ये 2 है, पूरा 1 + 1 2, तो कौन सी ट्रायंगल में होता है ये? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 90 के सामने वाली साइड डबल है किसी दूसरी साइड से, तो पक्का इसके सामने 30 डिग्री होएगा। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री होएगा। ऑप्शन बी सिमेट्रिकल सिचुएशन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं 1.5 घंटे में ही, थोड़ी सी स्पीड बनी हुई है ना, हो सकता है एक आधी जगह आपको रुक कर सोचना पड़े, तो सोचना। ठीक है, हालांकि बेसिक बढ़िया तरीके से बिल्ड हो गया है पिछली 2 वीडियो में, तो इसमें तो भैया सुपर फास्ट थोड़ी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। देखो, सेगमेंट क्यू आर ऑफ लेंथ आर इज ए टेंजेंट एट क्यू टू ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। अपने पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर। ओके, इसके ऊपर एक टेंजेंट है क्यू आर। क्यू आर इसका एक टेंजेंट है जो इसको क्यू पर टच कर रहा है। क्यू आर एक टेंजेंट है जो इसको क्यू पर टच कर रहा है। इसकी लंबाई भी है स्मॉल आर और इस सर्कल का रेडियस भी है स्मॉल आर। ठीक है मेरे भाई, अब ये क्या बोल रहे हैं? विद सेंटर एट पी, सेंटर पी है। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर? ट्रायंगल पी क्यू आर उस पार्ट का एरिया क्या होएगा विच इज आउटसाइड द सर्कल, यानी कि इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ये इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इस पार्ट की। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे बताओ, बताओ क्या करेंगे? पूरी ट्रायंगल में से ये वाला हिस्सा घटा देंगे, ये जो सेक्टर का है वही वाला बच जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। तो चलिए करते हैं काम। पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या है? पूरी ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू आर माइनस इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? अच्छा, ये भी हमें पता करना पड़ेगा, है ना। ये आर है, ये आर है, तो ये एक राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो ये भी 45 होएगा, यही 45 होएगा। देखो दोनों साइड बराबर है राइट एंगल की, तो 45 45। तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? 45 बटे में 360, यानी कि 1/8 गुणा में पाई आर स्क्वायर। पाई को इन्होंने वहां एंटरटेन कर रखा है, पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस इज आर। ठीक है, क्या कर रखा है फिर? आर स्क्वायर हाफ माइनस पाई बाई 8, ऐसा कुछ है क्या? आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 8, सिंपली है। ठीक है, नेक्स्ट। Two equal circles intersect so that their centers and the points at which they intersect form a square. CGL का क्वेश्चन है। तो दो सर्कल इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि उनके जो सेंटर हैं और जो उनके पॉइंट है जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं
वो स्क्वायर बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम को बनाने में कई बच्चों को तकलीफ होगी। कई बच्चे तो ये करेंगे, एक दूसरे के सेंटर से ही पास कर देंगे ऐसे, फिर देखेंगे कि भैया ये तो स्क्वायर नहीं बन रहा, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई, ये तो रोम्बस बन गया। तो अब बताओ इन सर्कल को थोड़ी दूर दूर खींच दूँ, थोड़ी दूर दूर खींच के देख लो ऐसे, तब आपको पता चलेगा। अगर स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पर तो 90 डिग्री का होना चाहिए, यहाँ पर तो 60 है। अगर भैया ये 60 डिग्री है और 90 डिग्री बनाना है तो इनके मुंह को थोड़ा सा तो ऐसे ऐसे, 60 डिग्री है तो मुंह को तो थोड़ा खोलना पड़ेगा, तो सेंटर्स को थोड़ा दूर दूर लेना पड़ेगा ना ऐसे। तो एक दूसरे के सेंटर पर लाई नहीं करेंगे। तो ये स्क्वायर बन गया। ओके जी। फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड वन, द एरिया ऑफ द पोर्शन दैट इज कॉमन टू द सर्कल। जो पोर्शन सर्कल्स को कॉमन है, अगर ये 1 है तो लीफ का एरिया मैंने क्या बताया था, स्क्वायर की साइड अगर 1 है तो ये वही वाला तो क्वेश्चन है। लीफ का एरिया 4/7 ए स्क्वायर, तो दैट इज 4/7। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने पाई के टर्म में दे रखा है, तो या तो आप इसको सॉल्व करके देख लोगे। देखो ये तो होएगा नहीं कैसे भी, ये 22/7 है तो 4/7 आएगा नहीं, इसने स्क्वायर की साइड एक बताई ना, हाँ, तो ये भी आएगा नहीं, 11/7 है तो यही होएगा। ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो पाई के टर्म में निकालूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इफ़ यू वांट टू टेक इट इन द फॉर्म ऑफ पाई, विद यू इज योर भाई। ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको पाई के टर्म में निकालेंगे। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि ऐसे इस डायगोनल को खींच दो। ठीक है। तो सिर्फ इसके ऊपर वाला निकाल लो और उसको डबल कर देंगे, सिर्फ आधा टुकड़ा निकाल लो और हम उसको डबल कर देंगे। तो ये सिर्फ आधा टुकड़ा आप कैसे निकालोगे, पूरे सेक्टर का जो एरिया है ये पूरे क्वाड्रेंट का 90 डिग्री वाले का पूरे का, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये होएगा 1/4 पाई, ये 1 है ना, पाई 1 स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया घटा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस अब ये आ जाएगा। और उसको एंड में डबल करना मत भूलना। ठीक है भाई। सो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, the length of a side of an equilateral triangle is 8 centimeter. The area of the region lying between the circumcircle and the incircle of the triangle is, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इन क्वेश्चंस को करने के कई तरीके हैं, मैं जस्ट आपकी सोच को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, ठीक ठाक कम टाइम में सोच पाएँ, चीज़ों को डायरेक्टली देख पाएँ, क्लटर्ड होकर ना देखें, कंफ्यूज हो जाए, ऐसे करूँ वैसे करूँ, साफ साफ चीज़ों को देख पाएँ। ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है और उसके बाहर एक सर्कल है। इन दोनों सर्कल्स के एरिया का डिफरेंस पूछा है। तो इन दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस क्या, रेडियस का रेशियो क्या होता है, रेडियस का रेशियो होता है 1:2। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होएगा, एरिया का रेशियो होएगा 1:4। तो एरिया का डिफरेंस क्या होएगा, 3 यूनिट। तो आपसे ये 3 यूनिट निकालने को बोल रहा है, तो या तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, या 4 की, फिर 3 की निकाल लो, खत्म बात। तो हमने इनके अलग अलग एरिया निकालने ही नहीं, इस अंदर वाले का एरिया निकालूंगा जो कि 1 यूनिट है और 3 गुना कर दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो सर अंदर वाले का एरिया कैसे निकालोगे, इसकी साइड जो वो 8 होती है, 8 है, मतलब 8 है, तो इसकी साइड को कितने से डिवाइड करूँ कि r आ जाए, 2√3 से डिवाइड करूँ तो आएगा, आपको पता है। तो 8 को मैंने डिवाइड किया 2√3 से। अब बस इसका एरिया आने वाला है, देखो 22/7 r स्क्वायर 16/3, ये जो भी है मुझे इसका 3 गुना चाहिए भाई साहब। ये लो जी, 3 से 3 कट गया, 16 दूनी 32 और 3 35, 7 50 2/7। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, टीयर 2 में। नेक्स्ट, ये भी सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन। करो एक बार, मैं चाहता हूं कि आप खुद करें, हिंट दे देता हूं। उसने आपको अंदर वाले स्क्वायर की साइड बता दी, अगर उसने इस स्क्वायर की साइड बता दी तो कहीं ना कहीं उसने आपको इस सर्कल का रेडियस भी बता ही दिया जो इस स्क्वायर को घेर रहा है। ओके, और उसने इस छोटे वाले ये जो स्क्वायर हैं 4, इनकी वो पूछ ली, क्या बोलते हैं, साइड पूछ ले उसने आपसे। ठीक है, तो कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। तो
इस स्क्वायर की साइड भी, उस राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर की साइड भी एक हिस्सा हो ताकि पाइथागोरस लगाकर निकाल पाएं। तो मैंने आपको हिंट दे दी है, अब आप खुद करो। ठीक है, मैं बताऊंगा बट इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा मुझे करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, हो सकता है मैं इसको स्क्रीन से बाहर ही निकाल दूं। ऐसे बड़ा हो जाता है क्या ये? नहीं, ये तो स्लाइड ही बड़ी हो गई। देखते हैं कैसा दिखेगा ये मामला। ठीक, थोड़ा सा मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर दिया बट कोई नहीं, मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ देखो। ठीक है, उसी फिगर को मैंने बड़ा कर दिया। तो ये इस सर्कल का सेंटर है। ओके सी, तो इस ये जो स्क्वायर है इसकी साइड को भी मैंने एंटरटेन करना है, इसकी साइड भी मैंने लेनी है। सर्कल का सेंटर होएगा इसके ऊपर और इसके बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो बताओ कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? इस स्क्वायर की साइड भी लेनी है। तो मैं यहाँ से अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ, एग्जैक्टली इसके बीच में जाएगी स्क्वायर की साइड से। राइट एंगल ट्रायंगल क्या बना दूँ? ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो सीधा नहीं खिंच रहा। ये लो भाई, ठीक है, और यहाँ से इस बिंदु को मिला दूँ। ये मैंने इतना बड़ा क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि कई बार बच्चे इस स्क्वायर की साइड जो सीधी है और जो सर्कल का कर्व है, इनके बीच के डिस्टेंस को नहीं देख पाते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि भैया स्क्वायर की साइड सीधी है और ये सर्कल है। ठीक है, तो अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल की सारी भुजाएं मुझे चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, उसने क्या बताया? इन द फिगर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14√2। उसने सर्कल का रेडियस बता दिया, तो सर्कल का रेडियस इज 14√2। तो O से लेकर F तक ये तो हो गया 14√2। आप बोलोगे जी हाँ स्क्वायर 14√2 इसका रेडियस ही है। अब मुझे चाहिए भैया O से लेकर H तक स्क्वायर की साइड का हाफ चाहिए। अगर ये 14√2 है तो ये भी 14√2 होगा, दोनों मिलकर 28√2। पूरा डायगोनल 28√2 हो गया स्क्वायर का, तो साइड कितनी हो जाएगी? 28। अगर स्क्वायर की साइड 28 होगी तो साइड का हाफ ये 14 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी 14। ओके, ये जो स्क्वायर की साइड है इसको मैंने मान लिया है 2x, तो ये आधा होएगा तो ये हो जाएगा x। अब अपने सामने आ गई है राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं हमें पता है और उसके अंदर स्क्वायर की साइड भी इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखो 14 + 2x का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होएगा 196 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 14 दूनी 28 दूनी 56x प्लस में इसका स्क्वायर x स्क्वायर इस इक्वल टू इसका स्क्वायर। 14 का स्क्वायर इज 196, 2 का नहीं, √2 का स्क्वायर इज 2। ठीक है, यहाँ पर 196 से एक बार है, वहाँ पर 196 दो बार है, तो इसे एक बार 196 से एक बार वाला कट गया, यहाँ पर सिर्फ एक बार रह गया। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 56x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब हमें मेरे भाई 5 × 196 माइनस 5 × 196 इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका सम जो है वो -56 हो। ये तो यहाँ पर सम है और ये यहाँ पर प्रोडक्ट है। तोड़ो, अब देखता हूँ कि मतलब क्या दिमाग लगाते हो तुम, जो बताया है वो काम में लाते हो कि नहीं। तो यहाँ पर कई बंदे इसको तोड़ने लग जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया? सम या डिफरेंस में से किसी चीज़ को एक बार काट दो, प्रोडक्ट में से 2 बार काट दो। तो क्या कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो यहाँ से एक बार और यहाँ पर 2 बार काट दें? दिख तो रही है यार, 14 चौके 56 और 14 को 2 बार मैंने काट दिया। तो बताओ कितना आसान हो गया, बताओ कितना आसान हो गया। अब -5 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ लेता हूँ, 5 एकम 5 और -5 कर देता हूँ ताकि सम -4 रह जाए। अब मैं इनको 14 दे देता हूँ, 14 × 5 = 70, -70 और -14। तो अब ये मामला क्या था? ये तो थी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू, और हाँ एक और बात, ये जो 5 है इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है वो लेंथ है, तो लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती सर, तो ये आएगी x की वैल्यू। अब अगर x की वैल्यू ये है तो 2x की वैल्यू क्या होगी? अब भूलना मत, आपने स्क्वायर की साइड 2x माना था। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आके पिटूंगा वहीं पे। 28/5 2x। ठीक है,
अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल दी स्मॉल स्क्वायर्स। अब यहाँ पर कई बंदे एक स्क्वायर का निकाल देंगे, बल्कि 4 छोटे स्क्वायर हैं, तो इस एक स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 28 का स्क्वायर, मतलब ऐसे ही कर लेते हैं। इतना गंदा, मतलब कैलकुलेशन तो अच्छी दे ही सकता था। ये एक स्क्वायर का एरिया इंटू 4, क्या करें अब, क्या ही कर सकते हैं। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 25 है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 100 आ जाएगा। ऊपर सोल्व करते हैं, ये 28 चौके क्या है, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 का स्क्वायर। हिट एंड ट्रायल, मतलब हिट एंड ट्रायल क्या, जैसी भी मेरे को वैल्यूज मिल रही है उसके बेस पे कर रहा हूँ, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई 112 का स्क्वायर होता है, एंड में आ जाएगा 44, और 124 बटे में 125, वो एक जुड़ेगा भी, 125.44। यही है क्या मामला, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल दी स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक कर लिया, ऑप्शन बी, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, द गिवन फिगर कंटेन्स ए स्क्वायर, ओके, ए सर्कल एंड 4 सेमी सर्कल्स, ठीक। ये फिगर कैसे बनी है, देखो एक स्क्वायर है, उसके चारों तरफ सेमी सर्कल बनाए हैं ऐसे, एक स्क्वायर खींच दिया। अब वो बोल रहा है ये वाले एरिया बताओ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो पूरी फिगर हमने बनाई है उस पूरी फिगर में से ये काट देंगे, जो भी शेडिड नहीं है वो काट देंगे, तो बाकी बचा हुआ शेडिड आ जाएगा। तो जो भी मैंने ऐसे मार्क किया है वो क्या बन गया सर, वो तो एक सर्कल बन गया। तो एक सर्कल का एरिया घटाना है, किसमें से, पूरी फिगर में से। पूरी फिगर कैसे बनी है, पूरी फिगर बनी है एक स्क्वायर प्लस इधर सेमी सर्कल इधर सेमी सर्कल, तो एक सर्कल बन गया, इधर सेमी सर्कल इधर सेमी सर्कल, एक और सर्कल बन गया, प्लस 2 सर्कल से इसमें से घटा देना है एक बड़े वाला सर्कल, दैट्स इट, खत्म। कर दें फिर काम, ठीक है जी। तो स्क्वायर की साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो गया स्क्वायर का, 100 प्लस 2 इंटू पाई को नहीं ले रखा, ठीक है, यहाँ पर भी पाई है यहाँ पर भी पाई है, 2 पाई। इसका रेडियस कितना है भाई, इन छोटे वाले सर्कल्स का, अगर स्क्वायर की साइड 10 है तो इनका रेडियस 5 होएगा, ठीक है। तो 25 माइनस इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, तो भैया बड़े वाले सर्कल का रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक डायगोनल का हाफ होएगा। अगर स्क्वायर की साइड 10 है तो डायगोनल होएगा 10√2, आप बोलोगे जी हाँ सर, साइड 10 तो डायगोनल 10√2, तो 10√2 का हाफ 5√2, तो रेडियस हो गया 5√2, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई 5√2 का स्क्वायर, तो 5√2 का स्क्वायर क्या होगा, 25 तो नहीं 50, देखो 22/7 इंटू 50, 22/7 इंटू 50, ये तो कट जाएगा, आंसर विल बी 100, ठीक, आंसर इस ऑप्शन है। अब इसको कई बच्चे याद भी करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा केस हो तो शेडेड रीजन का एरिया जो है स्क्वायर के एरिया के बराबर आता है, ऐसे फालतू में रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, 1.5 घंटे हो गए हैं, ठीक है, ठीक ठाक। इसके बाद सारे क्वेश्चन होमवर्क के हैं, देखो, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन होमवर्क के करेंगे। द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स आर इन रेशियो 1:2, ठीक है। इफ 2 सर्कल्स आर बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो ये भी 1:2 ही होएगा, ठीक है। कैसे, देखो, द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स, तो अपने पास 2 सर्कल हैं, इनके एरियाज का रेशियो है 1:2, तो एरिया जो है वो एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो इनकी जो 1 डायमेंशनल क्वांटिटी है, यानी कि इनका रेडियस या फिर इनका पेरीमीटर जो भी है, इनका सरकमफ्रेंस, सारी 1 डायमेंशनल चीज़ें हैं, उनका रेशियो क्या आएगा 1:2, और जो इनका सरकमफ्रेंस है वही जाकर स्क्वायर का पेरीमीटर बनेगा, उसका रेशियो भी 1:2, आप बोलोगे जी हाँ सर, जो इसी तार से दूसरा स्क्वायर बनाया जा रहा है, अगर स्क्वायर के पेरीमीटर का रेशियो 1:2 है तो स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होएगा, वो हो जाएगा 1:2, तो दैट्स इट, खत्म, सेम होएगा, ऑप्शन है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर हमारे पास 2 सिमिलर फिगर हैं, मतलब 2 ऐसी फिगर हैं जो दुनिया में सारे सर्कल सिमिलर हैं, उनसे आप
इसके तार से इसको बना रहे हो, इसके तार से इसको बना रहे हो, तो इनकी 2 डायमेंशनल चीज़ों का जो एरिया था, इनकी 2 डायमेंशन वैसे क्यों रटना है, छोड़ो यार, ये ना हो कि एक आधे बच्चे इसकी भी टेंशन ले जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सेम रहेगा और हम थोड़ी देर में निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे आपके सामने सारे HW के क्वेश्चन है, तो मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा एक एक करके, आपने पॉज करके वो करना है। ये एक दिखा दिया, अब आगे बढ़ रहा हूँ, देख लो, पॉज करके कर लो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पॉज करके कर लो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये कर लो, आगे बढ़ रहा हूँ। दैट्स इट आज की क्लास के अंदर। तो सर्कल अपना सारा खत्म हो गया। एट द मैक्स एक मिसलेनियस चीज़ों के ऊपर वीडियो आएगी, उसको मैं जल्दी से जल्दी कराऊंगा, मतलब समअप करूंगा कम टाइम के अंदर। ठीक है, मेंसुरेशन 2D विल बी ओवर। ठीक है भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं।